हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का वन थिंकर वन वीडियो सीरीज में। आप लोगों के द्वारा वन थिंकर वन वीडियो सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा और काफी प्यार दिया जा रहा, तो इस प्यार और पसंद करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। इससे पहले हमने इमाइल दुर्खिम, आगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित 50-50 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग मैक्स वेबर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। मैक्स वेबर एक शास्त्रीय विचारक, क्लासिकल थिंकर थे। ये भी एक जर्मन थिंकर थे जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, ऑप्शन बी सामाजिक संरचना का विश्लेषण है, ऑप्शन सी सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ है और ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन है। तो बताइए समाजशास्त्र की सही परिभाषा मैक्स वेबर ने क्या दी है? तो क्या है ये? सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट हैंड की अवधारणा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सांख्यिकी पद्धति से, ऑप्शन बी व्याख्यात्मक समझ से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक भौतिकवाद से और ऑप्शन डी संरचनात्मक प्रकारवाद से। तो बताइए फर्स्ट हैंड की अवधारणा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है व्याख्यात्मक समझ, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को कितने प्रकारों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए कितने प्रकार के सोशल एक्शन की बात मैक्स वेबर ने की है? तो ये 4 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी क्रिया इन्होंने बताई है? तो पहले इन्होंने बताई है लक्ष्य आधारित सामाजिक क्रिया, लक्ष्य आधारित सामाजिक क्रिया, ये इन्होंने पहला बताया है। दूसरा इन्होंने बताया है मूल्य आधारित तर्कसंगत सामाजिक क्रिया, यही हो जाएगा। फिर तीसरा इन्होंने बताया है भावनात्मक क्रिया, और चौथे नंबर पे इन्होंने बताया पारंपरिक क्रिया। इन 4 प्रकार की क्रिया की बात मैक्स वेबर करते हैं। कौन कौन सी? लक्ष्य आधारित सामाजिक क्रिया, मूल आधारित तर्क संगत सामाजिक क्रिया, भावनात्मक सामाजिक क्रिया और पारंपरिक सामाजिक क्रिया। ये 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन परक तर्क संगत क्रिया का उदाहरण है? इंस्ट्रूमेंटली रैशनल एक्शन। ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठान करना, ऑप्शन बी भावनात्मक आवेग से कार्य करना, ऑप्शन सी लक्ष्य प्राप्ति हेतु लाभ हानि का तर्क संगत मूल्यांकन करना और ऑप्शन डी परंपरा का पालन करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? साधन परक तर्क संगत क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लक्ष्य प्राप्ति हेतु लाभ हानि का तर्कसंगत मूल्यांकन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रैशनल कैलकुलेशन ऑफ मीन्स एंड एंड्स टू अचीव अ गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यपरक तर्कसंगत क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए भावनाएं, ऑप्शन बी परंपराएं, ऑप्शन सी नैतिक मूल्य और विश्वास और ऑप्शन डी आर्थिक लाभ। तो बताइए मूल्य परक तर्कसंगत क्रिया का मुख्य आधार या उदाहरण इनमें से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नैतिक मूल्य और विश्वास, मोरल वैल्यूज एंड बिलीफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श प्रतिरूप की अवधारणा वेबर द्वारा क्यों विकसित की गई? ऑप्शन ए वास्तविक समाज का वर्णन करने हेतु, ऑप्शन बी नैतिक आदर्श स्थापित करने हेतु,
ऑप्शन सी है विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में, और ऑप्शन डी है ऐतिहासिक नियम खोजने हेतु। तो बताइए क्यों किया गया आइडियल टाइप की अवधारणा का प्रयोग मैक्स वेबर के द्वारा। तो इसका प्रयोग एक उपकरण के रूप में किया है, विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार आदर्श प्रतिरूप क्या होता है। ऑप्शन ए यथार्थ समाज की सटीक प्रतिकृति होती है, ऑप्शन बी सांख्यिकी औसत होता है, ऑप्शन सी एक मानसिक निर्मिति होती है, और ऑप्शन डी नैतिक रूप से श्रेष्ठ मॉडल होता है। तो बताइए आइडियल टाइप क्या होता है। तो ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है, एक मानसिक निर्मिति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना का केंद्रीय तर्क क्या है। ये इनकी पुस्तक है मैक्स वेबर की, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो बताइए इसका केंद्रीय तर्क क्या है। ऑप्शन ए पूंजीवाद का उदय तकनीकी प्रगति से हुआ है, ऑप्शन बी धर्म और अर्थव्यवस्था का कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी धार्मिक नैतिकता ने पूंजीवाद के विकास को प्रभावित किया है, और ऑप्शन डी पूंजीवाद ने धर्म को जन्म दिया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन थी, धार्मिक नैतिकता ने पूंजीवाद के विकास को प्रभावित किया है। रिलीजियस इथिक्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार पूंजीवाद की भावना किससे जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए है उपभोग प्रवृत्ति से, ऑप्शन बी है परंपरागतता से, ऑप्शन सी है कठोर परिश्रम और आत्म अनुशासन से, और ऑप्शन डी है सामूहिक चेतना से। तो बताइए पूंजीवाद की भावना किससे जुड़ी हुई है वेबर के अनुसार। तो ये जुड़ी हुई है कठोर परिश्रम और आत्म अनुशासन से, हार्ड वर्क एंड सेल्फ डिसिप्लिन से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति और प्राधिकरण के बीच मूल अंतर क्या है। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। ऑप्शन ए शक्ति केवल बल पर आधारित होती है, ऑप्शन बी प्राधिकरण वैधता पर आधारित होती है, ऑप्शन सी दोनों समान अवधारणाएं हैं, और ऑप्शन डी शक्ति केवल राजनीतिक होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, प्राधिकरण वैधता पर आधारित होती है। अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए इतना उपयोगी है कि आपको 2 से 4 क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चन रखे हैं, 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। मैक्स वेबर ने वैध प्राधिकरण को कितने प्रकारों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए लेजिटिमेट अथॉरिटी को कितने टाइप में डिवाइड किया है मैक्स वेबर ने। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, 3 टाइप में डिवाइड किया है। कौन कौन सा है। एक तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात करते हैं, ये आपका हो गया पहला। दूसरा इन्होंने बात की है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, और तीसरा इन्होंने दिया है लीगल रैशनल अथॉरिटी। कौन कौन सा। पारंपरिक प्राधिकरण की बात करते हैं, करिश्माई प्राधिकरण, और कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण। ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और रैशनल लीगल अथॉरिटी की बात करते हैं मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत प्राधिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए संविधान द्वारा नियुक्त अधिकारी, ऑप्शन बी वंशानुगत राजा, ऑप्शन सी निर्वाचित प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो बताइए ट्रेडिशनल अथॉरिटी का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, वंशानुगत राजा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिश्माई प्राधिकरण किस पर आधारित होता है। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन
ऑप्शन ए नियम और कानून पर, ऑप्शन बी परंपरा पर, ऑप्शन सी असाधारण व्यक्ति गुण पर, और ऑप्शन डी आर्थिक शक्ति पर। तो बताइए कैरिस्मेटिक अथॉरिटी किस पर बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है असाधारण व्यक्तिगत गुण से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैधानिक तर्कसंगत प्राधिकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत निष्ठा होती है इसमें, ऑप्शन बी धार्मिक आस्था होती है, ऑप्शन सी औपचारिक नियमों की प्रधानता होती है, और ऑप्शन डी भावनात्मक संबंध होते हैं। तो बताइए क्या होता है इसमें? तो इसमें होता है औपचारिक नियमों की प्रधानता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सुपरमेसी ऑफ फॉर्मल रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर द्वारा नौकरशाही की आलोचना किस अवधारणा से जुड़ी है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी लौह पिंजरा, ऑप्शन सी परायापन, और ऑप्शन डी शोषण। तो बताइए नौकरशाही की आलोचना किस आधार पर की थी मैक्स वेबर ने? तो इन्होंने दिया था लौह पिंजरे का नियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आयरन केज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह पिंजरा की अवधारणा कहां से क्या है? ऑप्शन ए तकनीकी विकास, ऑप्शन बी तर्क संगतता का अत्यधिक प्रभुत्व, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी सामाजिक समानता। तो बताइए आयरन केज का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ओवर डोमिनेंस ऑफ रेशनैलिटी, तर्क संगतता का अत्यधिक प्रभुत्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था और समाज का ग्रंथ का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी? ये इनकी पुस्तक है। ऑप्शन ए पूर्ण रूप से संपादित पुस्तक है, ऑप्शन बी अपूर्ण रचना है, ऑप्शन सी निबंधों का संग्रह है, और ऑप्शन डी आत्मकथा है। तो बताइए ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो पुस्तक है वो क्या है? तो ये एक इनकम्प्लीट वर्क है मैक्स वेबर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था और समाज का प्रकाशन इकोनॉमी एंड सोसाइटी वाज पब्लिश्ड। ऑप्शन ए वेबर के जीवन काल में, ऑप्शन बी मरणोपरांत, ऑप्शन सी सह लेखन के रूप में, और ऑप्शन डी गुप्त रूप से। तो बताइए कब हुआ था इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो इनकी पुस्तक है उसका प्रकाशन? तो इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था इनके मरणोपरांत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पुस्तक है प्रोटेस्टेंट नैतिकता एंड पूंजीवाद की भावना, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1905 1905, ऑप्शन सी 1950, और ऑप्शन डी 1920। तो बताइए इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1905 1905। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान की पद्धति मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मेनली डील्स विद। सामाजिक विज्ञान की पद्धति ग्रंथ मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए सांख्यिकी तकनीक है, ऑप्शन बी प्राकृतिक विज्ञान की विधि से संबंधित है, ऑप्शन सी समाज विज्ञान की कार्यविधि से संबंधित है, और ऑप्शन डी प्रयोगशाला अनुसंधान से संबंधित है। तो इनकी पुस्तक है मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। बताइए ये किससे रिलेट करती है? तो ये सामाजिक विज्ञान की कार्य पद्धति की बात इसमें की गई है, मैथोलॉजी की बात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया तभी सामाजिक होती है जब ऑप्शन ए वह समाज में गठित हो, ऑप्शन बी उसका संबंध दूसरों के व्यवहार से हो, ऑप्शन सी वह परंपरा से जुड़ी हो, और ऑप्शन डी वह सामूहिक रूप से की जाए। तो बताइए सामाजिक क्रिया कब सामाजिक मानी जाती है? तो
तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, उसका संबंध दूसरों के व्यवहार से होता है। तब जब आप क्रिया कर रहे हो, सामने वाला भी उसके पक्ष में कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, तब क्या उसे हम सामाजिक क्रिया मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर की पद्धति में कर्णात्मक पर्याप्तता कॉजल एडिक्वेंसी का क्या मतलब है। ऑप्शन ए सांख्यिकी निश्चितता, ऑप्शन बी संभाव कारण संबंध, ऑप्शन सी है पूर्ण वैज्ञानिक नियम और ऑप्शन डी है नैतिक मूल्यांकन। तो बताइए कॉजल एडिक्वेंसी का मतलब क्या है मैक्स वेबर के अनुसार। तो इसका मतलब है संभाव कारण संबंध, प्रोबेबल कॉजल रिलेशनशिप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल निरपेक्षता की अवधारणा वेबर के अनुसार किस स्तर पर लागू होती है। ऑप्शन ए विषय चयन पर, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, ऑप्शन बी आंकड़ों के विश्लेषण में, एनालिसिस ऑफ डेटा, ऑप्शन सी सामाजिक समस्या की पहचान में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम और ऑप्शन डी सामाजिक सुधार सोशल रिफॉर्म में। तो बताइए वैल्यू न्यूट्रलिटी का प्रयोग व्यक्ति कहां पर करता है। तो इसका प्रयोग होता है एनालिसिस ऑफ डेटा, आंकड़ों के विश्लेषण में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार मूल्य संबंध वैल्यू रेलिवेंस का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए मूल्य निर्णय देना, ऑप्शन बी अध्ययनों में मूल्यों का निषेध करना, ऑप्शन सी विषय चयन में मूल्यों की भूमिका और ऑप्शन डी नैतिक आदर्श स्थापित करना। तो बताइए क्या मतलब है वैल्यू रेलिवेंस का। तो इसका मतलब है विषय चयन में मूल्यों की भूमिका, रोल ऑफ वैल्यू इन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर ने वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी को किससे जोड़ा है। ऑप्शन ए वैल्यू जजमेंट मूल निर्णय से, ऑप्शन बी मूल निरपेक्षता वैल्यू न्यूट्रलिटी से, ऑप्शन सी नैतिकता मोरालिटी से और ऑप्शन डी विचारधारा आइडियोलॉजी से। तो बताइए वस्तुनिष्ठता को किससे जोड़ा है मैक्स वेबर ने। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी वैल्यू न्यूट्रलिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मूल्य निरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र एक व्याख्यात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है। सोशियोलॉजी इज एन इंटरप्रेटिव साइंस। ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम का कथन है, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी मैक्स वेबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श प्रतिरूप की तुलना वेबर ने किससे की है। वेबर कंपेयर आइडियल टाइप विद, ऑप्शन ए औसत प्रतिरूप से, ऑप्शन बी वास्तविक मॉडल से, ऑप्शन सी मापने के पैमाने से और ऑप्शन डी नैतिक आदर्श से। तो बताइए आदर्श प्रतिरूप की तुलना वेबर ने किससे की है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी मापने के पैमाने से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मेजरिंग रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार नौकरशाही की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए पदानुक्रम, ऑप्शन बी है औपचारिक नियम, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत भावनाएं और ऑप्शन डी है लिखित अभिलेख। तो बताइए क्या नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो है व्यक्तिगत भावनाएं, पर्सनल भावनाएं। ये क्या होती है, ये नौकरशाही की विशेषता नहीं है, जबकि पदानुक्रम हो गया, औपचारिक नियम और लिखित अभिलेख ये सब क्या है नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौकरशाही में पदाधिकारियों की नियुक्ति किस आधार पर होती है। ऑप्शन ए वंश के आधार पर, ऑप्शन बी करिश्मे के आधार पर, ऑप्शन सी तकनीकी योग्यता के आधार पर और ऑप्शन डी धार्मिक आस्था के आधार पर। तो बताइए पदाधिकारियों की नियुक्ति किस आधार पर होती है ब्यूरोक्रेसी में। तो ये होती है एलिजिबिलिटी योग्यता के आधार पर, टेक्निकल कॉम्पिटेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता से जुड़ी है। ऑप्शन ए परंपरागत, ऑप्शन बी करिश्माई, ऑप्शन सी वैधानिक तर्कसंगत और ऑप्शन डी धार्मिक। तो बताइए नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता पर आधारित होती है। तो ये आधारित है लीगल रैशनल वैधानिक तर्कसंगत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौकरशाही का लौह पिंजरा किस प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन ए सामाजिक स्थिरीकरण का, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। ऑप्शन बी है तर्क संगतिकरण का, रेशनलाइजेशन का। ऑप्शन सी है औद्योगिकीकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और ऑप्शन डी है नगरीकरण का, अर्बनाइजेशन का। तो बताइए नौकरशाही का लौह पिंजरे का नियम किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये आधारित है तर्क संगतिकरण पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार तर्क संगतिकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक किस क्षेत्र में दिखाई देती है? ऑप्शन ए धर्म में, ऑप्शन बी है राजनीति में, ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था और प्रशासन में, और ऑप्शन डी है परिवार में। तो बताइए रैशनलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर आपको ज्यादा दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था और प्रशासन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक क्रिया का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए गणनात्मक तर्क होता है, ऑप्शन बी भावनात्मक आवेश होता है, ऑप्शन सी प्रथाएं और रीतियों पर चलती है, और ऑप्शन डी इसमें नैतिक मूल होते हैं। तो बताइए पारंपरिक क्रिया का मूल आधार क्या है? तो इसका मूल आधार है प्रथाएं और रीतियां, कस्टम एंड ट्रेडिशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भावनात्मक क्रिया का संचालन होता है, कैसे होता है? ऑप्शन ए तर्क से, ऑप्शन बी मूल्य से, ऑप्शन सी भावनाओं से, और ऑप्शन डी नियम से। तो बताइए अफेक्टिव एक्शन का संचालन कैसे होता है? तो इसका संचालन होता है भावनाओं से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर की दृष्टि में पूंजीवाद के विकास में कौन सा धर्म निर्णायक रहा है? ऑप्शन ए कैथोलिक ईसाई धर्म, ऑप्शन बी प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, और ऑप्शन डी इस्लाम। तो बताइए वेबर की दृष्टि में पूंजीवाद के विकास में कौन सा धर्म निर्णायक रहा है? तो ये रहा है प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांसारिक तपस्या वर्डली एस्केटिज्म की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी कैथोलिक ईसाई धर्म से, ऑप्शन सी प्रोटेस्टेंट नैतिकता से, और ऑप्शन डी यहूदी धर्म से। तो बताइए सांसारिक तपस्या किससे संबंधित है? तो ये अवधारणा संबंधित है प्रोटेस्टेंट नैतिकता से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर ने पूर्वी धर्मों का विश्लेषण किस उद्देश्य से किया है? ऑप्शन ए धार्मिक प्रचार हेतु, ऑप्शन बी पूंजीवाद की उत्पत्ति समझने हेतु, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार के लिए, और ऑप्शन डी औपनिवेशिक नीति के समर्थन हेतु। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी पूंजीवाद की उत्पत्ति को समझने हेतु, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलीजन ऑफ चाइना किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है कन्फ्यूशियनवाद और ताओवाद से, ऑप्शन सी है शिंतो धर्म से, और ऑप्शन डी है हिंदू धर्म से। तो बताइए रिलीजन ऑफ चाइना किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है कन्फ्यूशियनवाद और ताओवाद से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलीजन ऑफ इंडिया में वेबर ने मुख्यतः किस पर चर्चा की है? ऑप्शन ए इस्लाम पर, ऑप्शन बी है जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म पर, ऑप्शन सी है ईसाई धर्म पर, और ऑप्शन डी है बौद्ध संघ पर। तो बताइए रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक में वेबर ने किस पर चर्चा की है? तो इस पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म पर चर्चा की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंशिएंट जुडाइज्म ग्रंथ का केंद्रीय विषय क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक संरचना, ऑप्शन बी है भविष्यवाणी परंपरा, ऑप्शन सी है राजनीतिक संगठन, और ऑप्शन डी है पारिवारिक व्यवस्था। तो बताइए एंशिएंट जुडाइज्म एक ग्रंथ है, उसका मुख्य विषय क्या है? तो उसका मुख्य विषय है भविष्यवाणी परंपरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वेबर के अनुसार स्थिति समूह का आधार क्या है? ऑप्शन ए उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, ऑप्शन बी सामाजिक सम्मान, ऑप्शन सी आर्थिक बल और ऑप्शन डी राजनीतिक शक्ति। तो बताइए स्थिति समूह का आधार क्या है? तो इसका आधार है सामाजिक सम्मान, सोशल हॉनर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर की सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी स्थिति समूह, ऑप्शन सी है तत्तादर और ऑप्शन डी है उत्पादन संबंध। तो बताइए सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो इसमें उत्पादन संबंध संबंधित नहीं है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जबकि वर्ग, स्थिति समूह और सत्तादर ये सभी क्या सामाजिक स्त्रीकरण के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार वर्ग का निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन ए सामाजिक प्रतिष्ठा से, ऑप्शन बी बाजार स्थिति से, ऑप्शन सी धार्मिक आस्था से और ऑप्शन डी राजनीतिक विचारधारा से। तो बताइए वेबर के अनुसार वर्ग क्लास किस प्रकार से डिटरमाइन होती है? तो ये डिटरमाइन होती है मार्केट सिचुएशन से, बाजार स्थिति से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टी की अवधारणा वेबर के अनुसार किस क्षेत्र से जुड़ी है? ऑप्शन ए सामाजिक सम्मान, ऑप्शन बी आर्थिक अवसर, ऑप्शन सी सत्ता और प्रभाव और ऑप्शन डी धार्मिक आस्था। तो बताइए पार्टी की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सत्ता और प्रभाव से, पावर एंड इन्फ्लुएंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर ने राज्य को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए नैतिक संस्था के रूप में, ऑप्शन बी कल्याणकारी संगठन के रूप में, ऑप्शन सी वैध बल प्रयोग के एकाधिकार के रूप में और ऑप्शन डी आर्थिक संगठन के रूप में। तो बताइए राज्य को किस प्रकार से परिभाषित किया वेबर ने? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, वैध बल के प्रयोग के एकाधिकार के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन व्याख्यान में वेबर ने किस नैतिकता की चर्चा की है? ऑप्शन ए धार्मिक नैतिकता की, ऑप्शन बी है दायित्व की नैतिकता और आस्था की नैतिकता की, ऑप्शन सी है उपयोगितावादी नैतिकता की और ऑप्शन डी है साम्यवादी नैतिकता की। तो बताइए पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन इसमें किसकी चर्चा की है वेबर ने? तो इसकी दायित्व की नैतिकता और आस्था की नैतिकता की चर्चा की है पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंस एज अ वोकेशन का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक तकनीक, ऑप्शन बी है अकादमिक पेशे की नैतिकता, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक आविष्कार और ऑप्शन डी है प्रयोगशाला अनुसंधान। तो बताइए साइंस एज अ वोकेशन का मुख्य विषय क्या है? ये जितने भी कॉन्सेप्ट का नाम ले रहे हैं, जितने भी थीम का नाम दे रहे हैं और जितने भी निबंध ये सब बता रहे, ये सब मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी अकादमिक पेशे की नैतिकता, एथिक्स ऑफ एकेडमिक वोकेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार आधुनिकता की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक पुनरुत्थान, ऑप्शन बी तर्क संगतिकरण, ऑप्शन सी है सामूहिकता और ऑप्शन डी नैतिक आदर्शवाद। तो बताइए आधुनिकता की प्रमुख विशेषता क्या है वेबर के अनुसार? और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि और वीडियो बनाने की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तर्क संगतिकरण, रैशनलाइजेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रही हूँ तो आप भी मेरे लिए इतना एफर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर की दृष्टि में समाज विज्ञान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार करना, ऑप्शन बी है भविष्यवाणी करना, ऑप्शन सी है व्याख्यात्मक समझ और ऑप्शन डी नैतिक उपदेश। तो बताइए वेबर की दृष्टि में समाज विज्ञान का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, व्याख्यात्मक संबंध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर की विचारधारा किस पर सबसे अधिक
केंद्रित है, ऑप्शन ए है संरचना, ऑप्शन बी है सामाजिक क्रिया, ऑप्शन सी है सामाजिक तत्व और ऑप्शन डी है उत्पादन संबंध। तो बताइए मैक्स वेबर की विचारधारा किस पर आधारित है? तो ये आधारित है सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया पे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, 10 क्वेश्चन अभी हम लोग और सॉल्व करेंगे। ये है मैक्स वेबर की बुक्स, इसे आपको अरेंज करना है। मैक्स वेबर की निम्न पुस्तकों को प्रकाशन का क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन 1 है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दूसरा इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तीसरा द रिलीजन ऑफ चाइना और ऑप्शन चौथा है एंशिएंट एंड जुडाइज्म। तो इन चारों बुकों को आपको अरेंज करना है ईयर वाइज। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट में काफी पूछे जाते हैं और आजकल सारे एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो जो पहली पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक आई थी 1905 में, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था। देन पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पुस्तक आई थी 1922 में, मैक्स वेबर के मरने के बाद। द रिलीजन ऑफ चाइना, ये पुस्तक आई थी 1916 में। ठीक है, फिर आइए एंशिएंट जुडाइज्म, ये कब आई है? ये पुस्तक आई है इकोनॉमी एंड सोसाइटी के पहले। इसका ईयर अभी मुझे कंफर्म नहीं है, शायद 1920 के आसपास आई है। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो जो पहली पुस्तक है हमारी वो है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1 आएगा, फिर उसके बाद आपका 3 नंबर पे आएगा, फिर आएगा एंशिएंट जुडाइज्म और फिर लास्ट में आएगा 1922 में इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। ये 4th नंबर का मुझे अभी ईयर कंप्लीट कंफर्म नहीं है, बाकी का कंफर्म है, बट ये पुस्तक जो आई है एंशिएंट जुडाइज्म, ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी से पहले ही आई है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पुस्तक लिखी है, बुक्स नेम है, इनको आपको अरेंज करना है, आराम से आप लोग देख लीजिए। ये भी वही पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन है, साइंस एज अ वोकेशन। तो इसको आपको अरेंज करना है। तो ये पुस्तक अभी मैंने आपको बताई 1905 में आई है। फिर है साइंस एज अ वोकेशन, ये पुस्तक आई थी 1917 में। पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, ये पुस्तक आई थी 1919 में। और इकोनॉमी एंड सोसाइटी हमने बताया आपको 1922 के आसपास आई थी। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है 1 है, फिर 4, 1 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1 4 3 2, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मैक्स वेबर की बुक है, इसको आपको अरेंज करना है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया, एंशिएंट जुडाइज्म और इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अरेंज कीजिए। कुछ पुस्तक के आपको ये तो पता चल गए होंगे। तो ये पहली पुस्तक 1905 में आई थी। देन आई है द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये कब आई है? ये पुस्तक आई है 1916-17 के बीच आई है ये पुस्तक। फिर है एंशिएंट जुडाइज्म, ये पुस्तक आई है आपका 1918 और 20 के बीच में। और फिर है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पुस्तक आई है 1922 में। तो इसका जो क्रोनोलॉजी है वो ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में लगा हुआ है। जो इसका राइट आंसर है 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बुक्स दिए हैं, इसको भी आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ इंडिया, एंशिएंट जुडाइज्म और द प्रोटेस्टेंट एथिक ऑफ कैपिटलिज्म। अरेंज कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने 3 से 4 बार इसलिए रखा है ताकि आपको बुक्स के नेम याद हो जाए और ईयर भी याद हो जाए कि अभी तक मैक्स वेबर का क्रोनोलॉजी एग्जाम में पूछा नहीं है, तो पूछने के काफी चांसेस हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4 1 2 3।
ईयर इस हम लोग देख लेते हैं इसका भी। ये आई है आपकी 1905 में। एंशिएंट जुडाइज्म आपकी आई है 1980 से 20 के आसपास में। द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक आई है आपकी 1916-17 के बीच आई है। और द रिलीजन ऑफ चाइना पुस्तक आई है, ये आई है 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक्स वेबर की निम्न रचनाओं को मरणों उपरांत प्रकाशित और जीवन काल में प्रकाशित के क्रम में पहचानिए। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन और एंशिएंट जुडाइज्म। लगाइए इसको भी क्रोनोलॉजी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2, 4, 3 है। इसका भी ये आप लोग को एक बार फिर से बता देती हूँ। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड 1905 में आई है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये आई है 1922 में। देन है पॉलिटिकल एज अ वोकेशन, ये पुस्तक आई है 1919 में। और एंशिएंट जुडाइज्म ये आई है आपके 1918 से 20 के आसपास। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्रोनोलॉजी लगा लेंगे। सबसे पहले 2 आएगा, फिर कौन सी आई है, फिर आपकी आई है एंशिएंट जुडाइज्म, फिर आपका पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन और फिर लास्ट में आपका आएगा इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये इसका क्रोनोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक्स वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन में कितने धर्मों का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो बताइए मैक्स वेबर ने कितने धर्मों का अध्ययन किया था, और साथ ही मुझे उनके नाम भी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया था। कौन कौन से धर्मों का अध्ययन किया था उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। जिसमें इन्होंने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, ताओवाद और कहीं कहीं हम लोग मुस्लिम भी पढ़ते हैं। अगर मुस्लिम को मिला लिया जाए तो 7 हो जाते हैं, पर हम लोग मुस्लिम को छोड़ देते हैं। कहीं कहीं पर बुक्स में मुस्लिम दिया हुआ है इनके अध्ययन में। और लास्ट में कन्फ्यूशियस। ये सारे धर्मों का अध्ययन मैक्स वेबर ने किया था। बौद्ध, हिंदू, यहूदी, ईसाई, ताओवाद, मुस्लिम और कन्फ्यूशियस। ऐसे तो ये 6 होगा, पर ताओवाद या मुस्लिम दोनों में से एक ही रहता है। 6 धर्मों का अध्ययन किया। बाकी मैंने आपको एक्सेप्शनल भी बता दिया, मुस्लिम भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक्स वेबर ने किन किन धर्मों का समाजशास्त्री अध्ययन किया है? ऑप्शन ए ईसाई, इस्लाम, सिख धर्म, ऑप्शन बी है प्रोटेस्टेंट, ईसाई, कन्फ्यूशियनवाद, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ऑप्शन सी है कैथोलिक, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म और ऑप्शन डी है केवल ईसाई धर्म। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोटेस्टेंट, ईसाई, कन्फ्यूशियनवाद, हिंदू धर्म और यहूदी धर्म। इसका अध्ययन किया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैथोलिक ईसाई धर्म और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के बीच वेबर ने किस संदर्भ में अंतर बताया है? ऑप्शन ए आर्थिक धार्मिक अनुष्ठानों में, ऑप्शन बी मोक्ष की अवधारणा में, ऑप्शन सी है आर्थिक नैतिकता और कार्यदृष्टि में और ऑप्शन डी है संगठनात्मक संरचना में। तो बताइए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच अंतर किस आधार पर मैक्स वेबर ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर वो है इकोनॉमिक्स, एथिक एंड एटीट्यूड टुवर्ड वर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आर्थिक नैतिकता और कार्यदृष्टि के आधार पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेबर के अनुसार पूंजीवाद के विकास में कैथोलिक धर्म की तुलना में प्रोटेस्टेंट धर्म क्यों अधिक अनुकूल था? ऑप्शन ए प्रोटेस्टेंट धर्म अधिक वैज्ञानिक था इसलिए, ऑप्शन बी प्रोटेस्टेंट नैतिकता में सांसारिक तपस्या निहित थी इसलिए, ऑप्शन सी कैथोलिक धर्म में श्रम निषेध था इसलिए और ऑप्शन डी प्रोटेस्टेंट धर्म
राज्य समर्थित था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, प्रोटेस्टेंट नैतिकता में सांसारिक तपस्या निहित थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैक्स वेबर ने निम्न में से किस धर्म का स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में अध्ययन किया था। ऑप्शन 1 है यहूदी धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी है इस्लाम और ऑप्शन डी है कन्फ्यूशियनवाद। तो बताइए मैक्स वेबर ने निम्न में से किस धर्म का स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में अध्ययन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इस्लाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।